नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रॉयल संस्थान के बीआर प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे अपन लगातार एमसीक्यू कर रहे हैं, जो आपके सभी एग्रीकल्चर एग्जाम्स, चाहे वो सीयूईटी हो, बीसीईसी हो या और भी कोई भी सेंट्रल और स्टेट की एग्रीकल्चर एग्जाम है, उन सभी के लिए ये सेशन आपके इंपॉर्टेंट है। लेकिन अपना मेन फोकस इस सेशन के अंदर बीसीईसी और सीयूईटी पर रहेगा। तो चलिए चलते हैं आज के सेशन की तरफ, जिसमें अपना पहला क्वेश्चन है, पौधों में ऑक्सीजन के संश्लेषण हेतु कौन सा सूक्ष्म तत्व आवश्यक है, यानी कौन सा आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व आवश्यक होता है ऑक्सीजन के संश्लेषण हेतु। फर्स्ट ऑप्शन है लोहा, सेकंड है जिंक, थर्ड है तांबा, फोर्थ है मैग्नीज। तो आपको पता होगा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के संश्लेषण हेतु आपके जिंक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन आपके शीश प्रभाविता वाला हार्मोन है और सूरजमुखी इसका एग्जाम्पल है, आपको इतना पता होना चाहिए। और ऑक्सीजन के आपके दो प्रकार होते हैं, एक तो प्राकृतिक ऑक्सीजन, एक कृत्रिम ऑक्सीजन। प्राकृतिक ऑक्सीजन में क्या होता है, प्राकृतिक ऑक्सीजन का आपके एग्जाम्पल है IAA, ठीक है। और कृत्रिम ऑक्सीजन का IBA हो गया आपके, इसके अलावा NAA हो गया। ये आपके कृत्रिम ऑक्सीजन के उदाहरण है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है अपने आप में, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपने लवणीय मृदाएं होती है। लवणीय मृदाएं मतलब इनमें से लवणीय मृदाओं का गुण पूछा है। लवणीय मृदाओं का गुण किस प्रकार होता है? विद्युत चालकता 4 मिलीमोहस प्रति सेंटीमीटर से अधिक, और पीएच 8.5 से अधिक, और ESP 15 से अधिक। सेकंड ऑप्शन है आपके विद्युत चालकता 4 मिलीमोहस से कम, और पीएच आपके 8.5 से कम, और ESP 15 से अधिक। और सेकंड ऑप्शन है आप वो थर्ड ऑप्शन है विद्युत चालकता 4 मिलीमोहस प्रति सेंटीमीटर से अधिक, पीएच 8.5 से कम, और ESP 15 से कम। और फोर्थ ऑप्शन है आपके विद्युत चालकता 4 मिलीमोहस प्रति सेंटीमीटर से कम, पीएच 8.5 से कम, और ESP 15 से कम। तो आपको पता होगा जो अपनी लवणीय मृदाएं होती है, उनके जो मतलब विद्युत चालकता होती है वो तो 4 मिलीमोहस से अधिक होती है। तो अपने को ऐसा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसा ऑप्शन आपके पहला है और तीसरा है। लेकिन पहले के अंदर आपके पीएच भी ज्यादा दे रखा है, ESP भी ज्यादा दे रखी है। तो जो लवणीय मृदाएं होती है उनकी विद्युत चालकता तो अधिक होती है, लेकिन पीएच 8.5 से कम होता है और ESP भी 15 से कम होती है। तो आपने यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा बात करें अपन सारी मृदाओं की, तो सारी मृदाओं का यहाँ गुण ये वाला है, जिसके अंदर आपके विद्युत चालकता है वो तो 4 मिलीमोहस से कम होगी, लेकिन जो पीएच है, पीएच 8.5 से अधिक होगा, और ESP भी 15 से अधिक होगी, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, इसे भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा आपके ये भी पूछा जा सकता है कि लवणीय मृदा है उनका सुधार कैसे किया जाता है। लवणीय मृदाओं का सुधार अपन निक्षालन से कर सकते हैं, जबकि सारी मृदाओं के सुधार के लिए अपन जिप्सम का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले साथियों मैं आपको बता दूं, यदि आप एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और मैथ के स्टूडेंट है और आप सीयूईटी और बीसीईसी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो रॉयल संस्थान में क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। क्रैश कोर्स के नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं आपके 9 अप्रैल से, और क्रैश कोर्स आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से रहने वाला है। यदि आप ऑफलाइन नहीं जुड़ सकते हैं तो आप ऑनलाइन भी कोर्स परचेज करके क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। और क्रैश कोर्स आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए रहने वाला है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें अपने निम्न में से कौन सा द्वितीयक भू परिष्करण का उदाहरण नहीं है, यानी द्वितीयक भू परिष्करण का उदाहरण नहीं है, यू पूछ रहे हैं अपने को। फर्स्ट ऑप्शन है अपने गहरी जुताई, सेकंड है हेरोइंग, थर्ड है पाटा लगाना, फोर्थ है बुआई। तो आपको पता है ये बुआई हो गई, पाटा लगाना हो गई, ये सब आपके द्वितीयक भू परिष्करण के क्रियाओं में कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी गहरी जुताई है ये मेनली आपके प्राथमिक भू परिष्करण की क्रिया है उसके अंदर ही आता है, जिसके अंदर अपन चीजल प्लाऊ जैसे उपकरणों का उपयोग करते हैं। तो गहरी जुताई आपके मेनली एक ऐसी क्रिया है जो प्राथमिक भू परिष्करण क्रिया के अंदर ही आती है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले साथियों मैं आपको बता दूं, यदि आप क्रैश कोर्स से जुड़ते हैं तो आपको फायदे क्या क्या मिलने वाले हैं। तो क्रैश कोर्स से जुड़ने पर आपको, यदि आप ऑफलाइन जुड़ते हैं तो आपको ऑफलाइन क्लासरूम मिलने वाले हैं, जो कि बिल्कुल मॉडर्न क्लासरूम रहने वाले हैं। आपके AC हो गई, LED बोर्ड हो गया, या और भी जो भी मॉडर्न क्लासरूम में व्यवस्था होती है वो सभी व्यवस्थाएं आपको मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन नहीं जुड़ पाते तो आप ऑनलाइन भी लाइव बैच परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट को करंटली पढ़ाया जा रहा है वही आपको लाइव बैच में पढ़ाया जाएगा। और इसके अलावा कई बार क्या स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि इतने से दिन है अपने पास क्रैश कोर्स के, क्रैश कोर्स होता है ऐसे कि जो कम दिनों के अंदर आपकी अच्छी तैयारी हो सके। तो फिर भी कई बार स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि अपना इन दिनों में सिलेबस कंप्लीट होगा या नहीं। तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट कराया जाएगा, इससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। और यदि आप किसी कारण से अब आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते तो आप उसी क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में बाद में देख सकते हैं आराम से। इसके अलावा आपको जो भी पढ़ाया जाएगा उसकी 4 की पैनल PDF मिलेगी, जिससे आपको रिवाइज करने में भी आसानी रहेगी। और इसके अलावा आपको DPP दी जाएगी, यानी डेली प्रैक्टिस पेपर आपको दिए जाएंगे, जिससे आपकी क्या है
जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज शीट भी दी जाएगी, जैसे टॉपिक वाइज एक्सरसाइज शीट हो गई, आपकी केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, मैथ हो गई, या और भी कोई सब्जेक्ट हो गया, सबके आपको एक्सरसाइज शीट मिलेगी। और इसके अलावा आपका डाउट क्लास भी होगी। लेकिन जो स्टूडेंट यहाँ पे ऑफलाइन नहीं जुड़ पा रहे उनके लिए डाउट क्लास कैसे रहेगी, तो उनके लिए डाउट के लिए आपके एक हेल्पलाइन नंबर रहेगा, आप अपने उस हेल्पलाइन नंबर पर डाउट भेज सकते हैं। आपको 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर आपके डाउट का जवाब मिल जाएगा। और इसके अलावा आपके वीकली माइनर टेस्ट होंगे और मंथली मेजर टेस्ट होंगे। इसके अलावा भी आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जिसके अंदर आपके टॉपिक वाइज टेस्ट भी होंगे और कंप्लीट सिलेबस के आधार पर भी टेस्ट होंगे और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के आधार पर टेस्ट होंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपके रेगुलर मोटिवेशन सेमिनार भी कराए जाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आपके फायदे मिलने वाले हैं। तो यदि आप क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप रॉयल संस्थान की हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और यदि आप सीयूटी का क्रैश कोर्स परचेज करते हैं तो आपको बीसीईसी का कोर्स आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपने निम्न में से सबसे अपक्षय प्रतिरोधी मिनरल है। फर्स्ट ऑप्शन है क्वार्ट्ज, सेकंड है मस्कोवाइट, थर्ड है फेल्सपार, फोर्थ है कैल्साइट। तो आपको यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ मैं। एक होती है QMFBD, ये आपके अपक्षय प्रतिरोधकता का क्रम है। यानी क्वार्ट्ज जो है वो सबसे कम अपक्षय के, इसका सबसे कम अपक्षय होता है, मतलब कहने का मतलब ये है। और फिर मस्कोवाइट हो गया आपके, फिर फेल्सपार हो गया, फिर बायोटाइट हो गया, फिर आपके डोलोमाइट हो गया, ठीक है। तो यहाँ सबसे अधिक प्रतिरोधक क्षमता किसकी है? आपके क्वार्ट्ज की है। तो यहाँ पूछा भी ऐसा ही है, सबसे अपक्षय प्रतिरोधी मिनरल है, तो क्वार्ट्ज यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आपके। फिर भी आप ये ऑप्शन, मतलब ये क्रम आप याद रख सकते हैं। क्वार्ट्ज सबसे अधिक होता है, लेकिन उसके बाद में मस्कोवाइट, फेल्सपार, फिर बायोटाइट, फिर डोलोमाइट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपने निम्न में से कौन सा मृदा ऑर्डर भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्र में पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है इंसेप्टिसोल, सेकंड है एरिडिसोल, थर्ड है आपके एंटीसोल और फोर्थ है वर्टिसोल्स। तो जो अपने भारत में सबसे ज्यादा, मतलब भारत में सबसे ज्यादा कौन सा आपके मृदा ऑर्डर पाया जाता है, वो है आपके इंसेप्टिसोल, जिसमें जो नवीन जलोढ़ मृदाएं होती है, जिनमें डायग्नोस्टिक जो आपके होराइजन होते हैं, उनका निर्माण फिलहाल हुआ ही होता है। इन मृदाओं का क्षेत्रफल भारत में सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा वर्टिसोल्स आपके जो काली मृदाएं होती है उनका गण होता है। इसके अलावा आपके एरिडोसोल, आपको पता है जो डेजर्ट वाली मृदा यानी शुष्क मृदा है, उनका गण होता है, मतलब उनका ऑर्डर होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें निम्न में से किस पोषक तत्वों को अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं? यानी आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो कितने होते हैं? वो होते हैं आपके, देखो, फेरस, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, बोरोन, क्लोरीन और निकल। इनके अंदर आपके जो अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो कौन सा होता है? तो आपके मोलिब्डेनम में से अपने अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट की श्रेणी में भी जानते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आपके हर एग्जाम में आ रखा है कि कौन निम्न में से कौन सा अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट का उदाहरण है। तो आप याद रखेंगे जो मोलिब्डेनम है वो आपके अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट का उदाहरण है। और बाकी ये होएगी आपके सूक्ष्म पोषक तत्व, जिन्हें अपन ट्रेस पोषक तत्व भी कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपके अर्का मर्दुला किस्म है। अर्का मर्दुला किसकी किस्म है? फर्स्ट ऑप्शन है आपके आम की, सेकंड है पपीते की, थर्ड है अमरूद की, फोर्थ है अनार की। तो बात करें अपन अर्का मर्दुला की, अर्का मर्दुला तो आपके अमरूद की किस्म हो जाएगी। लेकिन अगर अपन बात करें मर्दुला की, अगर बात करें अपन मर्दुला की, मर्दुला आपकी किसकी वैरायटी हो जाएगी? मर्दुला हो जाएगी आपके अनार की वैरायटी, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दुग्ध दोहन की सर्वोत्तम विधि है। दुग्ध दोहन की कौन सी विधि में से सर्वोत्तम है? फर्स्ट ऑप्शन है अपने पूर्ण हस्त विधि, सेकंड है अंगूठा विधि, थर्ड है चुटकी विधि। तो अगर अपन अंगूठा विधि की बात करें तो ये दोषपूर्ण विधि होती है। कई बार ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि दुग्ध दोहन की कौन सी दोषपूर्ण विधि है, तो ये भी आप याद रखेंगे। चुटकी विधि है जो छोटे अयन वाले पशुओं के लिए उपयुक्त है, ठीक है। और इसके अलावा बात करें सर्वश्रेष्ठ मेथड की, सर्वश्रेष्ठ आपके पूर्ण हस्त विधि है, ये सर्वश्रेष्ठ मेथड होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपने गाजर घास यानी पार्थिनियम हिस्टोरोफोरस खरपतवार के जैविक नियंत्रण हेतु कौन सा कीट प्रयोग में लिया जा सकता है? यानी आपके गाजर घास के लिए पूछा है कि कौन सा कीट प्रयोग में लिया जाता है। निकोटियाना ब्रूची फर्स्ट ऑप्शन आपके, सेकंड है जाइकोग्रामा बाइक्लोराटा, सेकंड है क्रोसोडोसिमा लेंटाना और फोर्थ है आपके डेक्टाइलिपोइस ओपेंस। तो बात करें अपन फर्स्ट ऑप्शन की, आपके जलकुंभी होता है उसके लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो ये आपके लेंटाना कैमरा के लिए उपयोग किया जाता है। ये सभी कीटों के उदाहरण है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और जो अपन ये अपने खरपतवार है
लेकिन ये इनके जैविक नियंत्रण के लिए उपयोग किए जाने वाले कीट है। और बात करें अपन गाजर घास की, तो गाजर घास के लिए अपन जाइकोग्रामा बाइकोलरेटा यूज करते हैं, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एबलमोस्कस एस्कुलेंटम वानस्पतिक नाम है। एबलमोस्कस एस्कुलेंटम किसका वानस्पतिक नाम है? फर्स्ट ऑप्शन है पत्ता गोभी का, सेकंड है फूल गोभी का, थर्ड है गांठ गोभी का, फोर्थ है भिंडी का। तो एबलमोस्कस एस्कुलेंटम आपके किसका है? भिंडी का है। इसके अलावा अगर बात करें अपन भिंडी के कुल की, तो भिंडी का कुल होता है आपके मालवेसी, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, भिंडी का कुल मालवेसी कुल होता है। और इसके अलावा सबसे अधिक गुणसूत्र भी पाए जाते हैं, इसके अंदर लगभग 130 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 2n बराबर 130। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपने मुर्गी के शरीर का तापक्रम होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 92 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेकंड है 98 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, थर्ड है आपके 105 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट, और फोर्थ है 108 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो आपकी जो मुर्गी का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? लगभग 105 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट, या बात करें अपन सेल्सियस में तो 41.60 डिग्री सेल्सियस मुर्गी का टेम्परेचर होता है। ये आप याद रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बात करें अपन मुर्गियों में श्वसन दर की, श्वसन दर कितनी होती है? श्वसन दर होती है मुर्गियों की 15 से लेके 30 प्रति मिनट, ठीक है। और इसके अलावा नाड़ी दर की अगर अपन बात करें तो नाड़ी दर लगभग 300 तक होती है प्रति मिनट, नाड़ी दर 300 तक, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वाधिक नाड़ी दर होती है मुर्गियों की, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपनी गाय में गर्भावधि होती है। फर्स्ट ऑप्शन है अपने 300 दिन, सेकंड है 250 दिन, थर्ड है 282 दिन, और फोर्थ है आपके 182 दिन। तो यहाँ पे अगर बात करें अपन सबसे पहले भैंस के तो भैंस की गर्भावधि कितनी होती है? लगभग 310 दिन। और इसके अलावा अगर अपन बात करें भेड़ और बकरी, भेड़ और बकरी की गर्भावधि कितनी होती है? लगभग 150 दिन तक। और इसके अलावा अगर अपन बात करें सुअरी की, वो होती है आपके लगभग 114 या 115 दिन तक, ठीक है। और अगर बात करें अपन गायों की, तो गायों में आपके कितनी होती है? लगभग 280 दिन होती है। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से 282 दिन सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर अपन बात करें ऊँटनी के अंदर, ऊँटनी के अंदर होती है लगभग 390 दिन तक, ठीक है। ये भी आपके सभी के सभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी का भी पूछ सकता है आपसे, कोई फिक्स नहीं है भाई यहाँ गाय का पूछा है तो गाय का ही पूछा जाएगा। तो आप सभी याद रखेंगे, ये भैंस का है, ये वाला फर्स्ट वाला, ठीक है, भैंस की गर्भावधि, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपने कार्बनिक उर्वरक का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम नाइट्रेट, सेकंड है अमोनियम सल्फेट, और थर्ड है आपके यूरिया, फोर्थ है अमोनियम क्लोराइड। तो बात करें अपन कार्बनिक उर्वरक की, तो वो तो यूरिया हो जाएगा। लेकिन अगर अपन बात करें सोडियम नाइट्रेट में और नाइट्रोजन कंटेंट की, तो लगभग होता है 16% तक नाइट्रोजन। और बात करें अपन अमोनियम सल्फेट के अंदर, अमोनियम सल्फेट में कितना नाइट्रोजन होता है? लगभग 20.5 और नाइट्रोजन, और लगभग 24.5% सल्फर होता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अमोनियम सल्फेट वाला, मतलब किसी का भी न्यूट्रिएंट कंटेंट आपसे पूछ सकता है। और अमोनियम क्लोराइड के अंदर अगर अपन बात करें नाइट्रोजन की, तो होती है 25 से लेकर 26% या 25.5%, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है फूल गोभी में व्हीप टेल किस तत्व की कमी से होता है। ये क्वेश्चन आपको पता होगा कि कई बार कई एग्जामों के अंदर पूछा जा चुका है, और वापस से भी पूछ सकता है, कोई फिक्स तो है नहीं। जैसे एक तो ये हो गया आपके, एक हो गया खेरा रोग के बारे में चावल के अंदर, ये कई बार पूछा जा चुका है, तो वापस भी आ सकता है। तो अपन देखते हैं फूलगोभी में व्हीप टेल, फर्स्ट ऑप्शन आपके दे रखा है जस्ता, सेकंड है बोरोन, थर्ड है लोहा, और फोर्थ है मोलिब्डेनम। जो फूलगोभी में व्हीप टेल जो होता है वो होता है मोलिब्डेनम की कमी से। ये याद रखेंगे आप, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपने तंबाकू में कौन सा एल्कलॉइड होता है। फर्स्ट ऑप्शन है कैफीन, सेकंड है टेनिन, थर्ड है निकोटीन, फोर्थ है मार्फिन। तो फर्स्ट ऑप्शन की अगर अपन बात करें कैफीन, ये आपके होता है कॉफी के अंदर, ये आपको पता होगा। इसके अलावा टेनिन की अगर अपन बात करें तो ये आपके अंगूर हो गया, इसके अलावा इमली हो गया, इनके अंदर पाया जाता है टेनिन। और बात करें अपन मार्फिन की, तो मार्फिन और कोडीन किस में होता है? आपके अफीम के अंदर, ठीक है। और यहाँ सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तंबाकू के लिए? निकोटीन। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।